ओके, सो लेट्स रिवाइज। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? देखा था हमने रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। उसको देखने से पहले हमने कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए थे। और क्या उद्देश्य था वो मैथमेटिकल डेरिवेशन का? कि हम जो नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में लिखते थे पूरी पैरेलल प्लेन को, अब हम रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। तो क्या किया हमने? सबसे पहले इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को, जो हमारे एक्स और वाई वाले जो कोऑर्डिनेट्स थे, उनको रिजॉल्व कर लिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग। सो रेडियल डायरेक्शन में ई आर कैप आ गया कुछ और ई टी कैप आ गया कुछ। फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्यों डिफ्रेंशिएट किया? क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ कर पाए। फिर डिफ्रेंशिएट किया इसको और फाइनली हमारे पास रिजल्ट्स आ गए इनके डिफ्रेंशिएशन के। अब फिर आ गए हम सिंपल सिंपल टर्म्स पर। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा आर इंटू ई आर कैप। ई आर क्यों? क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है आर। सो ई आर कैप ऊपर से निकाला था वही रख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर इज़ नथिंग बट पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव, सो डी आर बाई डी टी। सो आर ई आर कैप का डेरिवेटिव, तो आर बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ई आर कैप का डेरिवेटिव जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो उठा के रख दिया। तो यहाँ से पाया वेलोसिटी वेक्टर जो है वो केवल और केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन बनाया कि स्पीड है आर ओमेगा एंड इट इज़ ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलॉन्ग है, ठीक है। फिर आए एसिलरेशन वेक्टर पे। एसिलरेशन वेक्टर क्या होता है? डी वी बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे हमने वी को रखा। कहाँ से रखा? वी, ये आया था ऊपर वाले स्टेप में, आर ओमेगा ई टी कैप, आर ओमेगा ई टी कैप। तो आर और ओमेगा और ई टी कैप में से केवल आर ही कांस्टेंट है। ओमेगा वेरिएबल हो सकता है अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो फिर ओमेगा और ई टी को हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, तो पाया फाइनली कि हमारे पास एक रेडियल डायरेक्शन में एसिलरेशन आया है जिसको सेंट्रीपिटल एसिलरेशन या रेडियल एसिलरेशन या टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल या रेडियल एसिलरेशन बोलते हैं, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एसिलरेशन आया है जिसको टेंजेंशियल एसिलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका एक एसिलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा और एक एसिलरेशन उसका अलोंग द टेंजेंट होगा। सो जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसको ही बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल या रेडियल एसिलरेशन, और जो अलोंग द टेंजेंट होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एसिलरेशन। जो रेडियल एसिलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। अगर वेलोसिटी पता है हमें यहाँ पे कितनी है तो वी स्क्वायर बाय आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको। और टेंजेंशियल एसिलरेशन क्या होता है? आर इंटू अल्फा। वट इज़ आर? आर इज़ द रेडियस एंड अल्फा इज़ द एंगुलर एसिलरेशन। सो क्लियरली एंगुलर एसिलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान ज़ीरो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ज़ीरो होता है अल्फ़ा। तो क्लियरली टेंजेंशियल एसिलरेशन नहीं होता उस केस में जब यूनिफॉर्म सर्कुलर होता है। पूरा का पूरा रेडियल एसिलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। फिर हमने लिख लिया रेडियल, सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एसिलरेशन क्या है ये? दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ एसिलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो बस वी स्क्वायर बाय आर लिख दिया। और ये इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी है वो रखनी है, तो उस मोमेंट पे हमको रेडियल एसिलेशन मिल जाएगा। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड इस दौरान इस पर्टिकुलर मोमेंट पर 3 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस है 5 मीटर। तो बताओ सेंट्रीपिटल एसिलेशन कितना होगा? तो तुरंत लिखेंगे हम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज़ 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी सिचुएशन में 10 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस है 15 मीटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? वी स्क्वायर बाय आर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ओमेगा दे रखा है, ओमेगा मतलब कि रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकेंड, और रेडियस दे रखा है, तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। वी निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, निकाल के भी वी स्क्वायर बाय आर रख सकते हैं, लेकिन ओमेगा दिया तो डायरेक्टली ये यूज़ कर लेंगे। तो ये जो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए। बचपन में हम पत्थर बांध कर रस्सी में से गोल गोल घुमाते थे तो हमें अंदर की तरफ खींचना पड़ता था, जोर अंदर की तरफ लगाना पड़ता था। इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता था
कि हम उसको एसेलरेट कर रहे हैं सेंटर की तरफ, लेकिन वो घूम रहा है गोल गोल। तो इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल एसेलरेशन क्या कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल एसेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है। और कॉमन सेंस की बात कि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन हमेशा वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पे रेडियस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए हर मोमेंट पर सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये वेरिएबल है ना। भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए उसका, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एसिलरेशन दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्लियरली वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है। और सर्कुलर मोशन है तो नन नन मतलब कि ऐसा कहना बहुत ही मतलब गैर ज़रूरी होगा। मतलब अपने आप में ही ये स्टेटमेंट काफ़ी है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आगे पढ़ने वाले टेंजेंशियल एसिलरेशन हो सकता है वो एब्सेंट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं अब अपन, दैट इज़ टेंजेंशियल एसिलरेशन। टेंजेंशियल एसिलरेशन, टेंजेंशियल एसिलरेशन। सो इसमें लिखो, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एसिलरेशन, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ acceleration directed directed along the tangent the tangent the tangent of circle is called tangential acceleration। tangential acceleration मतलब सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, कोई पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, टेंजेंट के अलॉन्ग वाला एसिलरेशन टेंजेंशियल एसिलरेशन होता है। और सेंटर के अलॉन्ग वाला कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, जो हम देख ही चुके हैं। बाद में भी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इन दोनों का वेक्टर सम ही टोटल एसिलरेशन होता है। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है ये नेट एसिलरेशन है। ठीक है। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन की चर्चा तो पहले कर चुके, अभी बात कर रहे हैं टेंजेंशियल एसिलरेशन की। तो इसमें लिखो, टेंजेंशियल एसिलरेशन इज़ गिवन बाय आर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। और किस दिशा में? देखो अपन ने जो एक्सप्रेशन निकाला था, लेट्स गेट बैक टू द एक्सप्रेशन ऑफ नेट एसिलरेशन। चलो चलो चलो, ये देखो आर अल्फ़ा और किस दिशा में? ई टी कैप के अलॉन्ग। तो अगर वेक्टोरिकली लिखना है, सो वी कैन राइट टेंजेंशियल एसिलरेशन इज आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी वैक्टर के अलॉन्ग। ठीक है, ई टी कैप। और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फ़ा होता है, सो वी कैन क्लियरली राइट इट लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एसिलरेशन इज आर अल्फ़ा। ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करें? देखो यहाँ पर ए टी को हमने कैसे लिख दिया? मैग्नीट्यूड को आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो डेरिवेशन के डेरिवेटिव के अंदर भी जा सकता है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। अब आर ओमेगा क्या होता था? आर ओमेगा वेलोसिटी होता था। सो दिस कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी, यानी कि इस मोमेंट पे टेंजेंशियली जो भी वेलोसिटी है उसकी, उसका रेट ऑफ चेंज है ना। सो दिस इज़ व्हाट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है उसका रेट ऑफ चेंज। और अगर केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात की जाए तो डी वी बाई डी टी, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। सो वी इज़ द स्पीड, सो डी वी बाई डी टी इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो ऐसे याद रखना है हमें कि टेंजेंशियल एसिलरेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है हमको कि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन टेंजेंशियल एसिलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसको स्पीड को चेंज करने के लिए, है ना, उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए। तो इसमें लिखो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, फॉर चेंजिंग द स्पीड of the particle, of the
पार्टिकल, चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट्स से ये यहाँ पे पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और इसकी स्पीड वक्त के साथ कम हो रही है। लेट्स से यहाँ पे थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे पहुँचा सर्कुलर मोशन में 9 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पे पहुँचा फिर कम और कम हो गई 8 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। अगर स्पीड घट रही है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मार्क करेंगे तो इस तरफ मार्क करना पड़ेगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, कि लेट्स से यहाँ पे स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर मोशन में, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस तरह होगा, अलोंग द स्पीड ना, अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होगा इस केस में। ठीक है, तो इसमें लिखो if tangential acceleration, if tangential tangential if tangential acceleration is in the direction is in the direction of velocity, is in the direction of velocity, then speed of the particle increases, speed of the particle increases, and if tangential acceleration is opposite to the direction of velocity, the direction of velocity to the direction of velocity, then speed decreases, then speed decreases, then speed decreases। ठीक है, तो अब हमने क्या देख लिया, पहले देख लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r या ω²r। ठीक है, अब क्या देखा सेकंड पॉइंट में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है dv/dt या r अल्फ़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको ये सारी चीज़ें। तो नेट एक्सीलरेशन किधर होगा, दो कंपोनेंट्स है एक्सीलरेशन के, तो उनका वेक्टर सम, और क्योंकि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, कि अगर मैं केवल और केवल एक्सीलरेशंस को मार्क करूं, एक एक्सीलरेशन तो इस तरफ है दैट इज़ at, और एक एक्सेलरेशन उससे परपेंडिकुलर है दैट इज़ AC। सो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालनी है जस्ट, है ना, उसको बोल देते हैं अपन A, दैट इज़ द नेट एक्सेलरेशन। सो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट AT² प्लस AC² का अंडर रूट। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, टोटल एक्सेलरेशन, और उसमें टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा, ए टोटल विल बी गिवन बाय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर का अंडर रूट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं आर अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। या वेलोस स्पीड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एटी को स्पीड के टर्म्स में क्या लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt। सो dv/dt का होल स्क्वायर प्लस AC को वेलोसिटी के टर्म्स में क्या लिखते हैं v²/r, उसका भी होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ऐसे पता चलेगा हमें। ठीक है, डायरेक्शन भी बता सकते हैं, लेट्स से कि ये जो
डायरेक्शन है, ये वाला एंगल है, ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। सो इस एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ट्राइंगल में टेन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी अपॉन बेस, बेस इज 80। तो टेन थीटा भी लिख सकते हैं ऐसे। ए सी का मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पे, क्या है वो? वी स्क्वायर बाय आर। ए टी का मैग्नीट्यूड लिख दो, वो क्या है? डी वी बाई डी टी। ये सब कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो तो सवाल में दिए रहेंगी सारी वैल्यूज़, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो बॉटम लाइन क्या है पिक्चर की, कि हमको हैंडीली समझ में आना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन क्या है और टोटल एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिखता हूँ, तो उसको फॉलो करना, अप्रिशिएट करना कि कर पा रहे हो कि नहीं, देखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है डी वी बाई डी टी, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है इसकी स्पीड। और जिस सर्कुलर मोशन में है उसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, 2 नहीं, चलो कुछ और ले लो, 3 मीटर ले लो। तो बताओ यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? तो बताएंगे हम अच्छे से बैठ के। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? इस तरफ। ठीक है, ए सी मार्क कर देते हैं उसे। अब ये डी वी बाई डी टी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि बढ़ रही है। बढ़ रही है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस दिशा में होगा? वेलोसिटी की ही दिशा में होगा, यानी ए टी इस तरफ होगा। अब ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट बी स्क्वायर बाय आर। कैलकुलेट कर लो, वी दिया हुआ है इस मोमेंट पर 2, तो 2 स्क्वायर बाय आर, आर इज़ 3। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, दैट इज़ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और जो तो डायरेक्टली ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये तो दिया ही हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब असलियत में कैसी सिचुएशन बन गई? ए टी है इस तरफ, ए टी है इस तरफ, ए सी है इस तरफ, ए सी है इस तरफ। सो जो टोटल एक्सीलरेशन है वो किस तरफ होगा? टोटल एक्सीलरेशन होगा इस तरफ, ए टोटल। लेट्स से ये एंगल थीटा है तो थीटा ही बताएंगे हम। सो सबसे पहले तो ए टोटल विल बी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट। ए सी स्क्वायर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, तो दैट इज़ 16/9, प्लस ए टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 25। तो इसका अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो अपने पास क्या आएगा? 16 प्लस 9 इंटू 25 इज़ 225 डिवाइडेड बाई 9 का अंडर रूट। तो ये कितना आया? 16 प्लस 225, तो 5 और 6 11, और 2 और 2 4, रूट 241/√9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो टोटल एक्सीलरेशन आ गया। अब थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या लिखेंगे उस ट्राइंगल से? टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए सी एंड बेस इज ए टी। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर ए सी? ए सी इज़ 4/3, सो 4/3 डिवाइडेड बाई ए टी इज़ 5। बस कितना आया टेन थीटा? 4/15। अब कुछ एंगल तो मालूम नहीं है, तो अपन थीटा को बस ऐसा करके लिख देंगे, tan इनवर्स 4/15। ये सारे आंसर्स हो गए हमारे। क्या फॉलो कर पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस इतनी चीज़ ही याद रखनी है। जो अपन ने पूरा इतना डेरिवेशन वगैरह किया वो बस वन टाइम है। वन टाइम मतलब कि एक बार पढ़ लिया, उसको समझ लिया, लेकिन फाइनली रिजल्ट ये याद रहने चाहिए। ठीक है, अब कुछ थोड़े से मैं मिथ्स क्लियर कर देता हूँ। देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं अपन डी वी बाई डी टी, है ना? तो ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये तो जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है हमने।
क्यों लिखा है मैग्नीट्यूड? क्योंकि ओवरऑल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन नहीं किया हमने, जस्ट स्पीड का डिफरेंशिएशन किया है. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ स्पीड. डेरिवेटिव ऑफ स्पीड. अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देते तब तो टोटल एक्सेलरेशन आता. ठीक है, ए टोटल इज डी वी बाय डी टी. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. सो ये याद रखना अपन को, ए टी इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ स्पीड एंड नॉट वेलोसिटी. तो दूसरे शब्दों में अगर अपन वेक्टोरिकली देखें तो वेक्टोरिकली साउंड इस इक्वेशन को कैसे लिखना चाहिए कायदे से? मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड. यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी आना चाहिए, जबकि टोटल में वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, स्पीड का नहीं. ये स्पीड है, दिस स्पीड. तो ये बात याद रखनी है. ठीक है. और दो रिलेशंस जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर है वो अल्फ़ा के टर्म में कुछ ऐसे डिफाइन होता है, अल्फ़ा क्रॉस आर. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टोरिकली इज अल्फ़ा क्रॉस आर. और क्योंकि अल्फ़ा और आर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है, इसलिए मैग्नीट्यूड अल्फ़ा आर हो जाता है. सो ए टी का जो मैग्नीट्यूड है दैट कम्स आउट टू बी अल्फ़ा आर, क्योंकि यहाँ साइन 90 डिग्री बन हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर टू आर. जस्ट लाइक कि जैसे हमारे पास जो वेलोसिटी होती थी, लीनियर वेलोसिटी, वो ऐसे होती थी ओमेगा क्रॉस आर. तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख देते थे? ओमेगा आर, क्योंकि साइन 90 डिग्री होता है ना. ओमेगा वाइज परपेंडिकुलर टू आर, वही लॉजिक है यहाँ पे. एक ये रिलेशन याद रखना है. और वेक्टोरिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस वी. ओमेगा क्रॉस वी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये भी याद रखना है. मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अप्रिशिएट करना है. मतलब कि कैसे अप्रिशिएट करें? ओमेगा रखेंगे यहाँ पे, लेट्स से मैग्नीट्यूड रखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का. सो ओमेगा इंटू वी इंटू साइन. और ओमेगा और वी में एंगल कितना है? वेलोसिटी तो प्लेन में ही है, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, तो क्लियरली ओमेगा इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी यहाँ पे साइन 90 डिग्री आएगा. ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? वी बाय आर. सो दिस इज़ वी बाय आर इंटू वी. सो जो कि वी स्क्वायर बाय आर आ गया. और यही आता था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड. तो एज सच वेक्टोरिकली हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये तो जस्ट डेफिनेशंस के लिए हैं. हमें दिमाग तो वैसे ही लगाना है कि किस तरफ होगा, क्या होगा. डायरेक्शन जो ऊपर समझाया गया उसी तरीके से याद रखना है. ऐसे रेयर केस में अगर हमारे सामने वेक्टर इक्वेशंस आ गई तभी इनका यूज़ आएगा, अदरवाइज इनका यूज़ कभी नहीं आएगा. अब बढ़ते हैं अपन एक क्वेश्चन की तरफ. तो जितना भी सीखा है अभी तक उसको हम नटशेल एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी. अ पार्टिकल moves in a circle moves in a circle of radius 2 centimeter of radius 2 centimeter at a speed given by at a speed given by at a speed given by v is equals to 4t, where v is in centimeter per second, where v is in centimeter per second and t is in seconds, and t is in seconds. ठीक है. सो find radial find radial tangential and total acceleration and total acceleration at t is equals to 1 seconds, and at t is equals to 1 seconds. Also find angle between
also find angle between velocity vector, also find angle between velocity vector and acceleration vector, and acceleration vector at 1 second, at 1 second. At 1 second. तो यहाँ पे अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको. सिचुएशन को सबसे पहले समझते हैं क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एट अ स्पीड गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 40. तो ये स्पीड का फंक्शन दिया हुआ है, v इज स्पीड नॉट वेलोसिटी, है ना. स्पीड लिखा है यहाँ पे, ठीक है. v सेंटीमीटर पर सेकेंड में है और t सेकेंड में, तो यूनिट्स का ख्याल रखना है. तो फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें बताना है. तो लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है जिस पे हमारा पार्टिकल घूम रहा है. लेट्स से वो यहाँ से स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पे. तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि उसकी उस टाइम पे स्पीड कितनी है, 0. फिर चलते चलते मान लो सपोज 1 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, तो 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, 4 इंटू 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये इसकी स्पीड है, ठीक है भाई. रेडियस कितना है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर. तो इस मोमेंट पे हमें, ये t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पहुँच गया. इस मोमेंट पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखना है, और इन दोनों का वेक्टर सम टोटल एक्सीलरेशन लिखना है. सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय r, जो भी वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पर, डिवाइडेड बाय इसको स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो v कितना है, v है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो 4 स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस इज 2, ठीक है. तो कितना आएगा ये आ जाएगा 2, नहीं 4 4 ज़ा 16, 16 बाई 2 8, 8. और यूनिट्स क्या आएंगी, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड में था और ये सेंटीमीटर में था, ये तो आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये तो आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. और स्पीड का फंक्शन सवाल में दिया हुआ है, 40 की स्पीड से चेंज हो रही है इसकी स्पीड, है ना. स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज 40. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डी बाई डी टी ऑफ 40. 40 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4, 4. और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है. तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया. अब बना लो डायग्राम कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस साइड कितना है 8, टेंजेंशियल इस साइड कितना है 4. तो उनका जो वेक्टर सम है वो भी निकल आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो दैट टोटल एक्सीलरेशन विल बी 80 बोल देते हैं, ए टोटल बोल देते हैं. सो ए टोटल विल बी अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दैट इज़ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट. 4 स्क्वायर इज 16 and 8 square is 64. So this comes out to be root 80. रूट 80 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 इंटू 5. 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट के बाहर निकल के 4 बन जाएगा. सो 4√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये टोटल एक्सीलरेशन हो गया. और कोई कहे कि बताओ एंगल भी बता दो, ये थीटा. सो tan थीटा विल बी दिस base perpendicular upon base. So perpendicular, this is 8, so this will also be 8 divided by 4, so 8 by 4. So theta is equals to tan inverse 2. ये आंसर्स हो जाएंगे हमारे. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर. तो वेलोसिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ही है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है, टोटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन. तो ये थीटा ही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अगर ऐसा बोलता वो कि फाइंड एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टोटल एक्सीलरेशन, तो फिर 90 माइनस थीटा आंसर होता. लेकिन अभी तो थीटा ही है हमारा आंसर. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
So a particle a particle a particle is moving with constant constant angular acceleration of of 4 radian per second square in a circular path in a circular path. So at t is equals to 0, it was at rest. It was at rest. It was at rest. So find the time. Find the time. Find the time at which the magnitude of centripetal acceleration and and tangential acceleration are equal. ठीक है, तो बनाओ जरा इसकी सिचुएशन बनाओ. ट्राई दिस आउट. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से. ठीक है, मतलब अल्फ़ा कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू कितनी है? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ये अल्फ़ा है. ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है. ये लो ऐसा. एट टी इक्वल टू 0 इट वॉज एट रेस्ट. मतलब टी इक्वल टू 0 मान लो, यहाँ कहीं मान लेते हैं. तब इसकी स्पीड कितनी थी? 0. रेस्ट पे था, फिर चलना शुरू हुआ. तो बताना है फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल. तो ऐसा समय बताना है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम हो जाए. मतलब कुल मिला के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर करना है. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर ना. वी क्या होता है? उस मोमेंट पे, जिस भी मोमेंट पे स्पीड है वो होती है वो वी. तो लेट्स से इस पॉइंट पे जाके बराबर हो गया ए टी और ए सी का मैग्नीट्यूड. तो जो भी स्पीड आएगी यहाँ पे भी वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर अल्फ़ा. ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया हमें. अच्छा, अब एक और चीज़ पता है हमें कि अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है. सो हम अल्फ़ा से ओमेगा को रिलेट कर सकते हैं और वी से भी ओमेगा को रिलेट करते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को अपन या तो वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं या तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं. तो ये यूज़ कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगा का कुछ रिलेशन हम बता पाएंगे अभी थोड़ी देर बाद. सो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा. मतलब कि आर से आर कट गया. ऐसा टाइम बताना है जब ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो जाए. तब ओमेगा क्या होता है ये देख लेते हैं. तो वी आर गिवन दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा होता है डी ओमेगा बाई डी टी. तो डी ओमेगा बाई डी टी इज़ नथिंग बट 4. तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे सो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 डी टी. अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा 4 टी प्लस सी भी आएगा, लेकिन सी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे ओमेगा 0 होना चाहिए. तो सी 0 हो जाएगा. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 टी. तो उठा के इधर रख दो ओमेगा में ये. सो 4 टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू सवाल में दी हुई है. तो टाइम निकल के आ जाएगा 4 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ गिवन एज 4. सब कुछ ऐसा यूनिट में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं. टाइम सेकंड्स में आ जाएगा. तो ये कितना हुआ? 4 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. एक 4 से एक 4 कट गया. तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4. दैट इज़ टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2. अब माइनस तो हो नहीं सकता टाइम, इसलिए हाफ सेकेंड्स. ये आंसर हो गया. आ रहा है समझ में? क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना था यहाँ पे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर करना था, उसके करस्पॉन्डिंग क्या टाइम आएगा वो टाइम बताना था। चमका ये क्वेश्चन? कितने लोगों को चमका ये क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे आ गया। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो देखो, ज़्यादातर ऐसा दुनिया में ऐसा नहीं होता कि गोल गोल ही पाथ होंगे या स्ट्रेट लाइन ही पाथ होंगे। असलियत में क्या होता है रियल लाइफ में कि थोड़ा बहुत कर्व्ड हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेट, मतलब कि हो सकता है परफेक्ट सर्कल ना हो, ऐसा कुछ पाथ हो। कैन यू अप्रिशिएट इट? क्या कहना चाहता हूँ मैं? हमने अभी जो स्टडी की है, एक तो लीनियर मोशन की है और एक सर्कुलर मोशन की है। लेकिन अब हम जानते हैं कि भाई इस दुनिया में हर चीज़ तो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल नहीं रही है, और ना ही हर चीज़ एकदम परफेक्ट सर्कल में चल रही है, वो तो कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है हमें? जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल ये जो मैंने पाथ बनाया यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने ये पॉइंट पकड़ा, तो इस पॉइंट पर वो रफली एक ऐसे सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ा, यहाँ पे वो रफली एक इमेजिनरी ऐसे सर्कुलर मोशन में। आर यू गेटिंग दिस? तो हम बोलते हैं कि इसको टेक्निकली कर्वेचर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कर्वेचर, कि इस पॉइंट पे कर्वेचर है ना, ये जो पाथ है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड कर्वेचर। एंड जो कर्वेचर सर्कुलर मोशन, इमेजिनरी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बनाए अपन बेस्ट फिट इन सर्कल, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगी, है ना, ये होगी। तो ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। एनी कर्व्ड पाथ, एनी कर्व्ड पाथ can be assumed, can be assumed to be made of, made up of large number, large number of circular paths, of circular paths। ठीक है, तो जो वो बहुत सारे सर्कल्स बनाते हैं उनकी रेडियस को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट, रेडियस ऑफ curvature, curvature at a point, at a point is the radius, is the radius of the circular arc, of the circular arc at a particular point, at a particular point, at a particular point, which perfectly fits, which perfectly fits, which perfectly fits the curve, the curve at that point, at that point, at that point। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज किसी पार्टिकल का कुछ ऐसा ट्रजेक्ट्री है, ऐसा कर्व है, तो हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। यहाँ पर अपन को देखना है कि कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन गया इमेजिनरी सर्कल, सर्कल कर्वेचर का, यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया।
सर्कल है मान लो, है ना, मान लिया सर्कल जैसा दिख नहीं रहा लेकिन मान लो सर्कल है ये, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें अपन, तो गौर से सुनना इस बात को कि जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो टेंजेंशियली होगी, यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखनी इधर होगी, यहाँ इधर होगी, यहाँ इधर होगी, तो वैसे ही यहाँ पे इधर होगी। लेट्स से दैट वेलोसिटी इज गिवन एज v, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें v को रिजॉल्व करना है एक डायरेक्शन लेना है v से परपेंडिकुलर, और उस डायरेक्शन में आएगा, हम ये बात जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हो सकता है नॉर्मल टोटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, अभी इससे मतलब है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो आर इज गिवन एज, आर इज गिवन एज वी स्क्वायर बाय ए सी, और ए सी क्या है, नेट ओवरऑल जो भी एक्सेलरेशन है उसका वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है ना। अभी समझाऊंगा मैं तो समझ में आएगा, तो फाइन पहले शब्दों में लिख लो इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सीलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन, है ना, ए सी लिख रहे हैं उसको। तो यानी कि कहने का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, गौर से देखो, मान लो सपोज ऐसे जा रहा है कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पॉइंट पर अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी तुम्हें कि इस मोमेंट पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है इस दिशा में, लेट्स से दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की दिशा है, दिस इज एक्सीलरेशन एंड दिस इज वी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला एंगल भी दिया हुआ है, क्योंकि एंगल नहीं दिया रहेगा तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है हमें, हमें इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है, किसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, एक तो वेलोसिटी के अलॉन्ग और एक वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। सो जो परपेंडिकुलर वाला है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, वो कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा 30 साइन 30 डिग्री, सो दैट इज 30/2, दैट इज 15। सो 80 ए सी कम्स आउट टू बी 15, ठीक है। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नाउ वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी, ए सी 15 है, सो वी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर एंड ए सी इज 15। ये कितना आया, 25/15, दैट इज 5/3। तो 5/3 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, यानी यहाँ पे हम जो सर्कल बनाएंगे, जो ये इमेजिनरी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसकी रेडियस 5/3 मीटर्स होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ऐसे कर्वेचर हैं जो रियल लाइफ कर्वेचर्स हैं, उसमें अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी पड़ती है ना, कुछ कुछ सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना है, स्पीड देखना है और एक्सीलरेशन देखना है, और एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट निकाल के लाना है जो स्पीड से परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो, और फिर उसके हिसाब से ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कंडीशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वाली कंडीशन लगा देनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी। So the question is, a particle of mass m is projected
with speed u at an angle theta with the horizontal with the horizontal to find the radius of curvature of the path traced out by the particle by the particle by the particle by the particle at the point of projection at the point of projection at the point of projection and also at the highest point of trajectory at the highest point of trajectory and also at the highest point of trajectory and also at the highest point of trajectory. ठीक है, तो इस सिचुएशन को पढ़ते हैं अच्छे से. क्या सिचुएशन है? पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया. ठीक है, ये फेंका गया. कैसा पाथ होगा उसका पाथ हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, ऐसा कुछ. तो थीटा एंगल से फेंका गया u स्पीड से, तो कुछ ऐसा जाएगा. ठीक है भाई, तो अब क्या बोल रहा है वो? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो क्लियरली ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है और ना ही परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब कि हम डिफरेंट सर्कल्स बना सकते हैं पूरी जर्नी में. तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे बताना है. एंड ऑल्सो एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि हाइएस्ट पॉइंट पर होगा तब बताना है. ठीक है भाई, तो अपन ने पहले पॉइंट को पकड़ लिया. पहले पॉइंट को देख लेते हैं. वेलोसिटी किस तरफ है? इस पॉइंट पर इस तरफ है वेलोसिटी, दैट इज़ u. और एक्सीलरेशन किस तरफ है? एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज़ g. हमें क्या करना है? हमें u से परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए एक्सीलरेशन का. तो हमने एक इमेजिनरी एक्सिस सिस्टम बना लिया जिसमें u के अलोंग एक्स एक्सिस मान ली. सो इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये थीटा हो जाएगा. ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा. सो ये वाला कंपोनेंट क्या निकल के आएगा एक्सेलरेशन का? ये वाला निकल के आएगा g cos थीटा. और इसी से हमें काम है क्योंकि यही वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है. सो इधर इस पॉइंट को बोल देते हैं लेट्स से पॉइंट 1. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 1 विल बी गिवन बाय v स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज g, मतलब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लेते हैं. चलो, सो v कितना है यहाँ पे? शुरुआत में v इस पॉइंट पर u है, सो u स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर. u से a परपेंडिकुलर कितना है? g cos थीटा. सो ये आंसर आ गया पहले पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे आइडेंटिफाई करो स्पीड किस साइड होगी? स्पीड इस साइड होगी ना, एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कोई वेलोसिटी को चेंज नहीं कराता है, तो शुरुआत में x के अलोंग जो वेलोसिटी होगी दैट वाज u cos थीटा, वही की वही यहाँ पर होगी. सो स्पीड निकल के आ गई इस पॉइंट पर कितनी है? u cos थीटा. एक्सीलरेशन किधर है? तो एक्सीलरेशन तो परपेंडिकुलर ही है अब यहाँ पे, है ना, रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो क्या लिखेंगे? लेट्स से दिस इज पॉइंट 2. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 2 इज v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g. ये हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया. ये दोनों आंसर हो गए हमारे. दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर?
रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, so let's move to the next question now. So next question is a particle moves along the plane trajectory the plane trajectory with constant speed v, with constant speed v. ठीक है, तो find the radius of curvature find the radius of curvature find the radius of curvature of the trajectory of the trajectory of the trajectory at the point at the point at the point x equal to 0 if the trajectory if the trajectory if the trajectory has the form of parabola trajectory has the form of parabola y is equals to ax square where a is a positive constant where a is a positive constant. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़ते हैं सवाल को अच्छे से। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रैजेक्टरी, प्लेन यानी कि जो बोर्ड का प्लेन है, मान लो इसी में ट्रैवल कर रहा है वो, विथ कांस्टेंट स्पीड v, उसकी स्पीड कांस्टेंट है जो कि v है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, अगर उसके ट्रैजेक्टरी का फॉर्म पैराबोला है, दैट इज़ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर वेयर a इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ बनाना बच्चा जानता है 10th क्लास की नॉलेज से। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है, a नेगेटिव होता तो फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनता, तो ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे भी v स्पीड है, यहाँ भी v स्पीड है, तो यहाँ पे भी v स्पीड होगी, यही x इक्वल टू 0 है, दिस इज x इक्वल टू 0। इसी पॉइंट पे हमें बताना है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस काट रहा होगा, जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, इसका इमेजिनरी सर्कुलर मोशन में टर्न ले रहा होगा जो, उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, ये x है, ये y है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होता है, स्पीड तो पता है v, एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, कहीं से एक्सेलरेशन निकल के आ जाए तभी काम बन पाएगा। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा v इस तरफ है, और एक्सेलरेशन जो भी आएगा उसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दिस विल बी a परपेंडिकुलर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के पूरी की पूरी कवायद इस क्वेश्चन में ये है कि a परपेंडिकुलर कैसे फाइंड किया जाए, केवल और केवल इक्वेशन दी हुई है और स्पीड दी हुई है, दैट्स इट। तो ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो देखो तुम अप्रिशिएट कर पाओगे, ये चीज़ अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ये वाली और ये वाली चीज़। तो देखो ये किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर, वेलोसिटी x डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन हमें किस डायरेक्शन वाला चाहिए, हमें y डायरेक्शन वाला चाहिए।
यानी वी नीड ए वाई एंड वी इज़ गिवन एज डी एक्स बाई डी टी, है ना। डी एक्स बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कितना है वी, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, और ए वाई हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज़ ए वाई? ए वाई विल बी नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। जब y का डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। ए वाई निकल के आएगा यहाँ से। y की इक्वेशन दी हुई है अब x के टर्म्स में, इसको रख देते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट डबल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी, एक और बार डी बाई डी टी ऑफ वाई। वाई कितना है? ए एक्स स्क्वायर। तो ये ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पे, या अपने पास डी बाई डी टी ऑफ, इधर किया सबसे पहले ऑपरेशन, तो क्या आया? ए तो कांस्टेंट है, 2x डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया। और एक और बार बचा है भी करने के लिए। फिर डी एक्स बाई डी टी क्या है? डी एक्स बाई डी टी वी है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया वी। सो 2a v इंटू एक्स, सो डी बाई डी टी ऑफ 2a v इंटू एक्स। अब 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या वेरिएबल? केवल x। सो दिस इज़ 2a v, बाहर निकाल दिया, और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी अगेन v के बराबर है। तो ये कितना हो गया? 2a v स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी, ए वाई कम्स आउट टू बी 2a v स्क्वायर। और यही तो ए वाई ही तो ए परपेंडिकुलर है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया v स्क्वायर अपॉन 2a v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, और ये आ गया 1/2a। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये एकदम परफेक्टली मैथमेटिकली मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था, केवल मैथमेटिक्स इधर से उधर करनी थी, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल कैलकुलस वाले रिजल्ट्स यूज़ करने थे। तो इसमें क्या वेरिएशन आ सकते हैं? ये इक्वेशन चेंज करके आ जाती तो वेरिएशन आ सकते हैं। तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो वहाँ पे इसके अलावा कुछ और इक्वेशन दी रहेगी, तो उसके हिसाब से ग्राफ बनाना, सिचुएशन देखना, और डिफरेंशियल एलिमेंट्स यूज़ करना, और आंसर निकाल के लाना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। So let's move on to the dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन किया मतलब कि फोर्स कितना होगा ये बताना है हमें, है ना। सो सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखो, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, और एनी कर्व्ड पाथ, और एनी कर्व्ड पाथ, और एनी कर्व्ड पाथ, then there must be some force, there must be some force acting on the body, acting on the body, acting on the body। तो अगर कोई कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो क्लियरली दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं। जैसे कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जितने टाइप के एसिलेशन उतने टाइप के फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन होता है एक, और एक टेंजेंशियल एसिलरेशन होता है। तो अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल एसिलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। और अगर टेंजेंशियल एसिलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो लिखो इसमें द कंपोनेंट
the component of net force acting towards the center of the circle, acting towards the center of the circle, acting towards the center of the circle, acting towards the center of the circle is called centripetal force, is called centripetal force. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन? AC को या तो हम लिख सकते हैं mv²/r, या तो लिख सकते हैं ω²r. सो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटर्न एज mv²/r, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखा था यहाँ पे, है ना, या mω²r. ठीक है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियल या नॉर्मल फोर्स. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियल या नॉर्मल फोर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स. अब आ जाते हैं सेकंड, टेंजेंशियल फोर्स पर. सो टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स नेट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो टेंजेंट के लॉन्ग लगता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में. तो लिखो इसमें, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the tangential direction, along the tangential direction. ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स को कैसे लिखेंगे अपन? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखते थे या तो आर अल्फ़ा या तो dv/dt, है ना. v क्या होता था? v होता था कि स्पीड कितनी है ना. सो दिस कैन बी रिटन एज टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू आर अल्फ़ा और m dv/dt, और m dv/dt. तो कुछ नहीं, मास से मल्टीप्लाई कर दिया अगर एक्सेलरेशन को, तो फोर्स आ गया अपने पास. दैट्स इट, एज सिंपल एज इट इज़. तो ओवरऑल अगर अपन को सारे फोर्सेस मार्क करने हैं, जैसे लेट्स से पार्टिकल यहाँ पर है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा उस पर Fc, और एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा Ft. नेट फोर्स किधर लग रहा होगा? इनका वेक्टर सम इधर कहीं लग रहा होगा, है ना. सो दिस इज एफ नेट. एफ नेट को कैसे लिख सकते हैं अपन? एफ नेट कैन बी रिटर्न एज Ft² प्लस Fc² का अंडर रूट, और कैन बी रिटर्न एज, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो मास तो दोनों में कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा. सो m बाहर और अंदर नेट एक्सीलरेशन, तो दैट इज़ v²/r, ये सेंट्रीपिटल लिख दिया यहाँ पे, प्लस dv/dt का होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो कंसीडर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि टेबल मान सकते हो, ऐसी टेबल जो एकदम परफेक्टली स्मूथ है, और उस टेबल के ऊपर हमने क्या किया, एक पार्टिकल को एक पॉइंट से एक थ्रेड से बांध दिया. ठीक है, ये जो है ये टेबल के ऊपर का सीन है ना, टेबल पे चल रहा है ये सब कुछ, और ये एकदम स्मूथ टेबल है, स्मूथ टेबल, और इसको घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से. एंगुलर इसकी स्पीड इसकी ओमेगा है, तो क्लियरली ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा.
इट विल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितनी होगी, व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस। इस पार्टिकल का मास है m और थ्रेड का मास एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, नहीं तो अदरवाइज फिर क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो ये ओमेगा कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर इज़ नो एक्सीलरेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मीन्स देयर इज़ नो टेंजेंशियल फोर्स, देयर इज़ नो टेंजेंशियल फोर्स। किधर फोर्स लगेगा? केवल रेडियल डायरेक्शन में, रेडियस के अलॉन्ग। तो हम इसका एफ बी डी बना लेते हैं। तो इस मास का एफ बी डी बनाया। हेयर वी आर मेकिंग नाउ एफ बी डी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। तो इस मास का एफ बी डी बनाया। तो बताओ किस तरफ है एक्सीलरेशन? टूवर्ड्स द सेंटर, इस तरफ है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इस तरफ है। ठीक है। कितना है वो एक्सीलरेशन? वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, चलो स्ट्रिंग की लेंथ एल है। सो आर की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर एल। तो अब अगर अपन यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, सो एफ नेट क्या होता है? एफ नेट होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। तो किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है? केवल इस डायरेक्शन में, यानी कि केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो उसको एफ सी बोल देते हैं। सो एफ सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन दे रहा होगा? हमने एफ बी डी में टेंशन तो मार्क किया नहीं, तो खींच कौन रहा होगा? एक बार फिर से मैंने हौच पौच कर दिया। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल है जिसका मास एम है। इसको कौन खींच रहा है? इधर खींच रहा है टेंशन, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। ये बन गया इसका फोर्स। अब एक्सीलरेशन हम जनरली ऐसे ऊपर से लिखते हैं ऐसा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और वो कितना वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर एल। सो क्या लिखें? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एफ क्या है? नेट फोर्स, केवल टेंशन है इस पर। सो टेंशन इज इक्वल्स टू मास। मास कितना है? एम। और एक्सीलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर एल। सो ओमेगा स्क्वायर एल। तो टेंशन कितनी आ गई यहाँ से? ओमेगा स्क्वायर एल। आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं किया, जस्ट एफ बी डी बनाया और एक्सीलरेशन मार्क किया। जैसे मैंने तुमसे अगर तुमसे कहूँ कि बताओ ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास है 50 kg, बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा? तो तुम क्या करोगे? एफ इक्वल टू एम ए करोगे ना। एफ इक्वल टू एम ए करके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दोगे। यहाँ पे अपन को ये टी अननोन निकालना है। वी नो द वैल्यू ऑफ दिस ए सी, एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है, तो वही किया है यहाँ पे। एक और सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। वही हॉरिजॉन्टल सिचुएशन है और एक डिस्क है इस बार। दिस इज अ डिस्क जिसके सेंटर से आर दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। डिस्क के सरफेस और इस छोटे से मास के सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है। और ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ओमेगा इज गिवन कांस्टेंट हेयर। ठीक है। सो लिखो सिचुएशन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू of r for which particle can remain at rest with respect to disk। तो हमें ऐसी कंडीशन बतानी है आर के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर बतानी है कि ये फिसले नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर आर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, ज़्यादा फोर्स लग गया
तो स्लाइड अवे हो जाएगा वो। तो अपन को आर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कितनी हो सकती है। सो अगर इसका अपन क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो देखना कैसी सिचुएशन हो रही होगी। इसको क्रॉस सेक्शन मतलब कि यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं अपन, तो क्रॉस सेक्शन व्यू अगर देखें इसका तो कैसा दिखेगा, ये डिस्क होगी, है ना, और यहाँ पे वो छोटा सा मास रखा होगा जिसकी दूरी कितनी है सेंटर से दूरी है जिसकी आर। ठीक, तो अब इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्लियरली ये बाहर भग जाता, तो टेंडेंसी टू मूव इसकी बाहर है, तो टेंडेंसी जिस तरफ मूविंग की है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ। सो दिस इज द नेट फोर्स। और इसका एसिलरेशन किस दिशा में, एसिलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये ना, ये पार्टिकल भी छोटा सा जो है सर्कुलर मोशन में। तो अगर एसिलरेशन का डायरेक्शन मार्क करें तो वो किस तरफ होगा, इस तरफ। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन जस्ट सफिशिएंट हो जाए वो कंडीशन लगा देते हैं। सो एफ आर मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। एफ आर मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एम जी के ही बराबर होगा क्योंकि एम जी नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन उसको काउंटर कर रहा होगा। सो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। इसके करस्पॉन्डिंगली आर मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। दिस विल कम आउट टू बी आर मैक्सिमम। सो रख दी सारी वैल्यूज। सो अच्छा, ये तो हमने एसिलरेशन लिखा है, मास भी तो लिखना पड़ेगा, मास इंटू एसिलरेशन करना पड़ेगा, तो एम भी आएगा यहाँ से। सो एम से एम कट हो जाएगा। सो आर मैक्स कम्स आउट टू बी म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर इससे ज़्यादा आर हुआ तब वो फिसल जाएगा, इससे कम होना चाहिए। दिस इज़ द आंसर। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना था, होमवर्क बताता हूँ मैं। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 10.2 पे जाके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना और जितना आज की क्लास में कराया उसको रिवाइज करना, रिवाइज द एंटायर क्लास। और इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करेंगे हम, तो और भी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।